Hi, you're watching the frigate, and let's see what happened on first session of England versus India, third test. So I've decided to go in both the languages, so that I can be more approachable to both the segments of the audience. So some part of the YouTube channel will be in English and some part will be in Hindi. So the reviews which I'll be doing in the matches will be in Hindi, and the segment in which I'll be covering news, cricket news, will be in English. Yes. So टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग ली। वो ऑब्वियसली बहुत क्लियर था उनके माइंडसेट से, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग रही है, बॉलिंग भी रही है, लेकिन कंपैरेटिवली बैटिंग उनकी बेटर रही है इंग्लैंड टीम से। और ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में जब भी इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर रही थी तो प्रेशर में चांसेस हैं उनकी कि वो जल्दी सकम कर जाएं। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि विराट एक तो पहली बार बहुत टाइम बाद टॉस जीते थे, और उसके बाद उन्होंने बैटिंग ली उस पिच पे। जो पिच थी वो मेरे को खुद पर्सनली लगता है कि लॉर्ड्स की पिच से काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ फॉर बॉलर्स। पिच में बाउंस भी था, मूवमेंट भी था, जो हमने देखा उस टाइम पे एंडरसन ने तो क्लियर कर दिया उस चीज़ को। तो आई थिंक टॉस इम्पॉर्टेंट था माइंडसेट के लिए, दोनों टीम्स का माइंडसेट था, लेकिन इंग्लैंड के माइंडसेट को भी यहाँ अप्रोच कर मतलब बहुत दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि टॉस हारने के बाद वो लोग आई थिंक रूट भी क्लियरली नहीं था उनके दिमाग में कि वो बैटिंग लेंगे या बॉलिंग लेंगे। तो इस वजह से आई थिंक बेटर था कि वो लोग टॉस हारे उस टाइम पे और उन्होंने बैटिंग ली। यहाँ पे मतलब हमेशा से हेडिंगली में जितने भी मैचेस रहे हैं, तो जो भी विकेट की लेंथ रही है वो कंपैरेटिवली बहुत आगे रही है बाकी ग्राउंड से। स्पेशली एजबास्टन और लॉर्ड्स को अगर देखोगे तो जो भी ज़्यादा विकेट टेकिंग लेंथ है वो हमेशा गुड लेंथ रही है। यहाँ पे गुड लेंथ है, लेकिन वो जो मीटर है गुड लेंथ का वो बहुत फुलर लेंथ के पास रहा है। और जैसे जैसे कोहली भी डिसमिस हुआ, वो बहुत लेंथ काफ़ी फुल थी, और मतलब के राहुल का भी डिसमिसल काफ़ी सिमिलर था। यस, पुजारा का डिसमिसल जो था उसमें हम आएंगे बाद में कि वो गुड लेंथ पे था फिर भी। सो जैसी फर्स्ट बॉल जब पहला ओवर एंडरसन कराने आए, उससे पहले एक सेकंड कि हम लोग टीम देख सकते हैं। सो टीम में मुझे पर्सनली लग रहा था कि मार्क वुड के जगह शायद साकिब महमूद आएगा, क्योंकि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है इंग्लैंड के लिए। जिस पेस पे वो बॉल करते हैं, मार्क वुड भी सेम पेस पे करते हैं, मार्क वुड बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही पेस पे करते हैं बॉल रेगुलरली। लेकिन साकिब महमूद मेरे को लग रहा था कि अच्छा रिप्लेसमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए वो लोग क्रेग ओवर्टन के साथ गए। क्रेग ओवर्टन वैसे भी बेन स्टोक्स की जगह टीम में आए थे टू प्रोवाइड अ बैलेंस ऑन बोथ द वेज इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एज वेल। बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए ही क्रेग ओवर्टन टीम में आए थे जब बेन स्टोक्स ने अपना ब्रेक अनाउंस किया था। तो आई थिंक उस वजह से क्रेग ओवर्टन के साथ गई है। और यस, डेविड मिलान को जब लिया था स्क्वाड में तब क्लियर था काफ़ी कि हाँ वो खेलने वाले हैं टेस्ट मैच। और यहाँ भी देखा कि जो ओली पोप है उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है डेविड मिलान को, क्योंकि T20 और ODI जो फॉर्म रही है वो अच्छी रही है डेविड मिलान की। यस, डॉम सिपली को उन्होंने ड्रॉप किया। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की टीम देखूँ तो वो सेम टीम के साथ गया हूँ, जो कि ठीक भी था। आप जब मैचेस जीत रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा चेंजेस करने के लिए, और स्पेशली जो विकेट्स अगर उन्होंने इतना देखा होगा, रिसर्च की होगी कि लीड्स की या फिर हेडिंगली की पिच कैसी रही है, उस हिसाब से मेरे ख्याल में इतने फास्ट बॉलर खेलना ठीक भी है। अश्विन नहीं है उसमें, मतलब वो मोमेंटम ही स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि अब अगर अश्विन को नहीं खिलाने बेटर है इन सिचुएशंस में मेरे ख्याल में, क्योंकि जडेजा अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवर ही अगर आप देखो, एंडरसन ने काफ़ी इन स्विंगर्स डाली जो बहुत नेचुरल नहीं है। अगर कोई भी एंडरसन को इतने टाइम से फॉलो कर रहा है तो वो इनिशियली कभी इतनी इन स्विंगिंग बॉल डालते ही नहीं है। उनकी स्टॉक डिलीवरी ही आउट स्विंगिंग है। इन स्विंगिंग बहुत सरप्राइज डिलीवरी कभी कभी अंदर आ गई तो आ गई, वरना उनकी जो स्टॉक डिलीवरी है वो आउट स्विंग ही है। लेकिन आज अगर जैसे देखूँ मैं तो इन स्विंगिंग डिलीवरीज काफ़ी नहीं थी स्टार्टिंग से। और अगर मैं के राहुल का विकेट अगर थोड़ा ऑब्जर्व अगर मैं देखूँ, डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी कर गए वहाँ पे, क्योंकि एक तो इतने अच्छे फॉर्म में रहे हैं वो। तो जो भी बॉल आगे आती है आदमी खुद को टेम्प्ट होता है, अगर आप अच्छे फॉर्म में हो कि लगता है कि हाँ रन्स जितने पॉजिटिव अप्रोच रहती है। एक तो ये पॉजिटिव अप्रोच के यहाँ पे नुकसान भी रहते हैं कि आपके विकेट गिरने के भी चांसेस रहते हैं मेरे ख्याल में।
तो बॉल काफ़ी आगे पिच थी, और जब जब बॉल इतनी आगे पिच हो जाती है तो फिर लीव का ऑप्शन चले जाता है, क्योंकि लेंथ आगे की है तो आप अटैकिंग लेंथ होती है वो आप उस पर हिट भी कर सकते हो ज़्यादा करके। लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में कि बॉल तो सीधी रह गई, ज़्यादा मूवमेंट था नहीं बॉल में, और एज लेके बटलर ने कैच कर लिया। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा पेशेंस चाहिए था। लेकिन बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि बैट्समैन जिस फॉर्म में रहता है बहुत बार ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी भी सेकेंड इनिंग्स है इंडिया के लिए, तो तब के राहुल का क्या अप्रोच रहेगा वो देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ मैं, कि उस टाइम पे भी सेम अप्रोच रहेगा, ऐसे अटैकिंग अप्रोच, या फिर थोड़ा डिफेंसिव रहेंगे वो इनिशियल ओवर्स में। क्योंकि स्पेशली क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में एक बहुत स्टार्ट अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों टीम्स को पता होता है कि इनिशियल ओवर्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो बॉलिंग टीम के मेन बॉलर्स हैं, जैसे अभी इधर हम लोग देखें अगर कि एंडरसन और रॉबिन्सन, ये दो अभी स्ट्राइक बॉलर्स हैं। सैम करन और क्रेग ओवर्टन जो है वैसे भी ऑलराउंडर है, तो आप उनके ओवर्स तो एक बार को फिर भी निकाल ही लोगे। इनिशियल ओवर में विकेट ना गिरना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने यहाँ विकेट नहीं गिराई तो आपके आगे विकेट गिरने के भी चांसेस कम है, क्योंकि वैसे भी वो आपके बेस्ट बॉलर्स हैं नहीं जो आएंगे आगे 10-11 ओवर के बाद। तो जब इसीलिए मेरे ख्याल में एंडरसन को भी उन्होंने इतना खींचा, क्योंकि विकेट चाहिए थे और उन्होंने कोहली का विकेट ले भी लिया होता। तो अगर मैं वही बात बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि शायद ओपनिंग पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी रहता है, और अगर कभी भी अगर टीम जल्दी नॉकआउट होती है, जल्दी विकेट्स गिरते हैं, तो बहुत बड़ा रीज़न ये रहता है क्योंकि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं रही होगी, और वो यहाँ पे भी हुआ। पुजारा भी जब बैटिंग करने आए तो मेरे को याद है कि रॉबिन्सन और एंडरसन दोनों, रोहित को और पुजारा को, दोनों को जिस लेंथ पे जो लाइन थी बॉलिंग की, वो ऐसी थी कि आप वहाँ से लीव नहीं कर सकते हो। और ये मतलब अटैकिंग बॉलिंग का एक वो है, पॉइंट है कि यहाँ पे, हाँ, अगर आपकी लाइन ऐसी है कि आप उनको प्ले कराने के लिए जा रहे हो, तो आपकी वो आपकी सोच दिख रही है वहाँ पे कि आप यस विकेट के लिए जा रहे हो। तो अगर यहाँ पे भी आप जब पुजारा बैटिंग कर रहे थे तो शॉर्ट लेग लगा हुआ था मेरे ख्याल में, जब रॉबिन्सन थे, तो वैसे ही अगर बैकवर्ड शॉट लेग लगा है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली बैट्समैन के दिमाग में आएगा कि हाँ, चांसेस हैं कि बॉल या तो शॉर्ट होगी या तो लेग स्टंप पे आएगी ही आएगी, वरना बैकवर्ड शॉट लेग होगा ही नहीं। अगर डिलीवरी ही ऑफ स्टंप के बाहर जानी है तो बैकवर्ड शॉट लेग लगाएगा ही नहीं कोई। और यहाँ पे ब्लफ कर जाते हैं बहुत बार बॉलर्स, अगर बैकवर्ड शॉट लेग लगा है और जैसे बाहर आ गई बॉल, मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से एंडरसन पुजारा को बॉल कर रहे थे, रेगुलरली इन स्विंगर्स आ रही थी उनके पास, और पुजारा ट्रबल दिक्कतें देखी हैं उन्होंने जब भी बॉल बॉडी के पास आई है, ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके अभी तक। और जो डिलीवरी पे वो आउट हुए वो पढ़ के बाहर चले गई, लेकिन वो भी लेंथ ऐसी थी कि वहाँ पे आप एक बार कमिट कर गए तो वहाँ से फिर लीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो डिलीवरी बहुत अच्छी थी, चौथे पांचवें स्टंप पे थी, लेकिन क्योंकि ट्रिगर मूवमेंट ही ऐसा होता है कि आप ऑफ स्टंप के पास जाते हो, तो वहाँ से लीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे एंडरसन, क्यों उनके पास इतने 600 से ऊपर विकेट्स हैं, वो ये रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, और माइंड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अब रेगुलरली बॉल अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, और फिर बैट्समैन भी प्री मेडिटेट करने लग जाता है, और वहाँ पे बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। रोहित शर्मा इतने इम्पोर्टेंट क्यों रहे? क्योंकि मेरे ख्याल में कभी भी डिफेंसिव अप्रोच नहीं ली उन्होंने। हाँ, रन्स कम है बहुत, मैं समझ गया ये चीज़, लेकिन जिस पॉइंट पे भी रन आ रहे थे वो लिया। पेशेंस और डिफेंसिव में बहुत मेरे को फ़र्क लग रहा है यहाँ पे। वो पेशेंट थे बहुत, लेकिन डिफेंसिव नहीं थे। जहाँ रन आ रहे थे वो वहाँ छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत सारे रन मैंने देखा डाउन द लेग आए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था स्टार्टिंग में, अपने आप को प्रेशर से रिलीज़ करने का। और पुजारा के विकेट के बाद भी जब कोहली आए तो वो अग्रेसिव लग रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वही लगा कि जैसे 2014 में जो प्रॉब्लम्स थी, और हर बैट्समैन की यहाँ पे चौथे पांचवें स्टंप पे प्रॉब्लम रही है, ऐसा नहीं कि कोहली एक एक्सेप्शन है, लेकिन चौथे पांचवें स्टंप पे जो भी आपकी एक्सेप्शन प्रॉब्लम्स रही हैं, उसको ओवरकम कर लिया था कुछ हद तक कोहली ने, जब 2018 में इंग्लैंड टूर किया था। लेकिन आज स्टार्टिंग से इंटेंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा था, वो लोग रन के लिए कोशिश कर रहे थे दोनों, रोहित और वो। लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए, उससे पहले बॉल बाहर गई थी, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए वो बॉल इतनी फुल थी कि टेम्प्ट हुआ कि हाँ शायद ड्राइव लग सकती है इस पर, लेकिन बॉल में कोई लेटरल मूवमेंट था ही नहीं। ना बॉल अंदर आई ना बॉल बाहर गई, पड़ के सीधी निकल गई वो। और वहाँ पे बहुत एक बड़ा विकेट था यहाँ पे विराट कोहली का, और यहाँ पे 3 विकेट गिर गए। जब इस स्टेज पे आपकी 3 विकेट गिर जाते हैं तो इसीलिए
जो अपोजिट टीम का कैप्टन है जैसे जो रूट है, उनके भी दिमाग में एक थॉट आता है कि यार थोड़ा ओवर एक्सटेंड करा देते हैं जो मेन बॉलर्स हैं, उसके क्या पता कि आधे से ज़्यादा टीम यहीं गिर जाए, क्योंकि वैसे भी इंडिया एक बैट्समैन कम खेल रही है क्योंकि एक्स्ट्रा बॉलर्स खेल रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, शामी, बुमराह, ईशान, मुल्सराज। तो ये माइंड भी होता है कि हाँ और अग्रेसिव खेलो तो उसी टाइम आपके विकेट्स गिर जाएँ तो ज़्यादा एक्सटेंड ही ना हो बात, क्योंकि लास्ट टाइम जब 5वें डे पे लॉर्ड्स में उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच दिखाया था जो रूट ने। सो वही वही बात थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम डिफेंसिव अप्रोच रूट ने दिखाई थी तो तब बहुत भारी पड़ गई थी उनको, उनकी पूरी टीम, क्योंकि शामी और बुमराह ने मैच अलग ही स्टेज पे ले गए थे। वहाँ से मैच इंग्लैंड हार नहीं सकता था, लेकिन वहाँ से भी मैच हार गया। सो मेरे ख्याल में वही रीज़न था एंडरसन के ओवर्स इतने स्ट्रेच करने का। और मेरे ख्याल में 16 ओवर के टाइम पे उन्होंने लीव करा, 8 या 9 ओवर का स्पेल डाला उन्होंने। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि क्यों मतलब इनिशियल ओवर्स इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर भी थोड़ी चीज़ें काम डाउन हो गई, क्योंकि एक तरफ से सैम करन बॉलिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ से पहले मोइन अली आए, उसके बाद क्रेग वोर्टन है। तो उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी शांत हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके फास्ट बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं, जो बैट्समैन है वो भी पहले से थोड़ा बेटर पोजीशन में होता है बॉल को जज करने का, जैसे रोहित शर्मा जज कर रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल में मोइन अली का भी जो उनको बुलाया उस टाइम पे जो रूट ने, 20 ओवर से पहले बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ऑफ स्पिनर इंग्लैंड में आके बॉलिंग करे। मेरे ख्याल में प्राइमरी रीज़न मोइन को बुलाने का ये था क्योंकि बैटिंग करने अजिंक्य रहाणे आए थे, और पास्ट में भी अजिंक्य रहाणे थोड़ा ट्रबल हुए स्पिन से, और आते से ही शॉर्ट लेग लगा हुआ था, तो सारी चीज़ें क्लियर थी कि बैट्समैन को भी पता था, बॉलर्स को भी पता था कि किसको क्या करना है। शॉर्ट लेग लगा है तो ऑब्वियसली बॉल गुड लेंथ पे पड़ के अंदर ही आएगी ज़्यादा, जितना मुझे लगता है, और उसी लेन से अगर आपकी लाइन थोड़ी ऑफ स्टंप के पास चली गई तो आपके बोल्ड करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बोल्ड के एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बॉल वैसे भी अगर लाइन में है तो आपके शॉर्ट लेग है ही वैसे भी फिल्टर। तो मेरे ख्याल में अजिंक्य रहाणे की वजह से मोइन को लाया गया था उस टाइम पे बॉलिंग पे, और उनसे ज़्यादा स्पेल खींचा भी नहीं। जब रन लीक होने लगे थोड़े तो ऑब्वियसली उनको हटा के सीधा क्रेग ओवर्टन आ गए उस टाइम पे, और क्रेग ओवर्टन भी हाइट इतनी है, पेस नहीं है उनके पास इतनी, लेकिन जिस हाइट से बॉल करते हैं उस हाइट से लाइन लेंथ पिक करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। लेकिन सैम करन मेरे को लग रहा था कि थोड़े जल्दी आ गए बॉलिंग कराने, उस टाइम पे मेरे को लग रहा था रॉबिन्सन 2 या 3 ओवर खींच सकते हैं, और लेकिन सैम करन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। इनिशियली जो उनके स्पेल्स थे सारे जो इनिशियल ओवर्स थे वो राइट हैंडर्स को पढ़ के बाहर जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ओवर्स उनके हुए तो काफ़ी दोनों तरफ वो स्विंग करा रहे थे, अंदर भी आ रही थी उनकी बॉल, बाहर भी आ रही थी राइटी बैट्समैन की। तो अभी लास्ट में आते आते जैसे ही रॉबिन्सन आए फिर से बॉलिंग करने, और ये मेरे ख्याल में हमेशा से प्लान में रहा भी था, क्योंकि हर कैप्टन के दिमाग में होता है कि जाते से लंच से पहले एक विकेट अगर मिल जाए तो बहुत आप आगे चलते हो गेम में। अभी भी जैसे सेशन इंग्लैंड जीती है वाला फर्स्ट सेशन, तो इंग्लैंड अभी काफ़ी आगे है इस टाइम पे गेम में, अभी 56 पे 4 विकेट है। अभी इंग्लैंड 56 पे इंडिया 56 पे 4 है। अभी यहाँ से अगर इंडिया को मैच ये अपना फाइटिंग स्टेट तक भी लाना है तो यहाँ पे एटलीस्ट 120-150 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड के भी टॉप ऑर्डर इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और बैटिंग कभी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा नहीं है इंग्लैंड का पिछले 1.5-2 साल में। तो अगर यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कम से कम 100-110 रन चाहिए होंगे, एटलीस्ट 150 तक पहुँच जाए इंडिया, तो वहाँ से एक फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि पिच में अच्छा खासा मूवमेंट है, इंडिया के बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो वहाँ से मैच में कमबैक करना आसान होगा, क्योंकि सेकेंड थर्ड इनिंग्स में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता है, और जैसे जैसे इवेंचुअली पिच यूज़ होती जाएगी, पिच भी वेयर एंड टेयर से ख़राब होगी और बैटिंग के लिए उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। तो हो सकता है कि आगे के थर्ड या फोर्थ इनिंग्स में भी लो स्कोरिंग ही रहे मेरे हिसाब से। सो देखते हैं अभी आगे क्या होगा सेशन सेकंड में।